स्टूडेंट्स, कल हमने बेटा इस टॉपिक पे ख़त्म किया था, तो आज मैं यहीं से शुरू करूँगी। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था और ये हमने पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाया था। ठीक है, कि नेगेटिव डेविएशन में जो आइडियल बिहेवियर है उससे जो कम डेविएशन होती है और पॉजिटिव में जो आइडियल गैस का बिहेवियर है उससे ज़्यादा डेविएशन होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कॉज ऑफ डेविएशन क्या है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने का कारण क्या है बेटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ये एग्जांपल है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कि या तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तो आप कह सकते हो इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शो दैट इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन शो पॉजिटिव डेविएशन। तो आप कैसे शो करोगे कि ये दोनों जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो बेटा आप देखो, जब आप लिखोगे कि इथेनॉल में क्या होता है, जो इथेनॉल है यहाँ लिख देती हूँ मैं, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इथेनॉल अल्कोहल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जब आप उसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स करते हैं, साइक्लोहेक्सेन में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लोहेक्सेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल के बॉन्ड्स के बीच में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाता है। तो अगर इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन। तो आपने रीजन लिखना है कि क्यों ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि इथेनॉल देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल, बट व्हेन वी मिक्स देम टुगेदर द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल। साइक्लोहेक्सेन जो है वो इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, एंड जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए विच टेंड्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम, और अगर डेल्टा वी मिक्सिंग इंक्रीज करता है तो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल, इथेनॉल और वाटर। अब आप कहोगे कि इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर ये दोनों कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इथेनॉल और वाटर, ये दोनों भी क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, देखो इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पर जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हो, तो इनका मिक्स करने पे इनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब जब मिक्स करने पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो वीकर होता है पहले वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो अगर बॉन्ड वीकर बना है तो मॉलिक्यूल इतने क्लोज नहीं आएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेंगे, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करा पहले के मुकाबले, तो इसका मतलब क्या हुई, पॉजिटिव डेविएशन। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इथेनॉल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो करते हैं। देखो बेटा, इथेनॉल का सिंगल सॉल्यूशन हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग, आपको पता है। पानी भी अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हो तो इथेनॉल और वाटर का मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब जो नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये वीकर होता है एज कंपैरिजन टू जो इनमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड पहले प्रेजेंट था, जो पहले प्रेजेंट था बॉन्ड, उससे उसके कंपैरिजन में ये वीक बॉन्ड बनता है। तो अगर ये वीक बॉन्ड बना है तो मॉलिक्यूल अभी दूर दूर होंगे, तो अगर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे पहले के कंपैरिजन में तो वॉल्यूम इनका क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल दूर दूर है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा तो किस तरह की डेविएशन होगी बेटा, पॉजिटिव डेविएशन होगी। ठीक है, तो इसका रीजन आप ये दे सकते हो। अब आ जाओ नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में नेगेटिव डेविएशन है। तो देखो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्ड।
एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, अपना एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिक्स करते हो, तो जब आप इनको मिक्स किया तो इनका आपस में एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू एसीटोन के इंडिविजुअल बॉन्ड से। तो अगर बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग बना है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग डिक्रीज किया, इसका मतलब क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन। देखो क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट होती, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जब आप उन दोनों को मिक्स करते हो तो उन दोनों में, क्लोरोफॉर्म में पहले नहीं थी, अब क्लोरोफॉर्म में भी क्या आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई उसके कारण जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव डेविएशन। सिमिलरली वाटर और H2SO4 को देखो, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2SO4 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पर जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो इनका आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, जो कि इनका इंडिविजुअल बॉन्ड था। जो पहले इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे वो वीकर थे, जब आपने वाटर में H2SO4 डाला तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जिसके कारण मॉलिक्यूल पास आ गए, मॉलिक्यूल पास आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो नेगेटिव डेविएशन हो गई। तो मतलब सिंपल सी बात है, सीधा ये चक्कर छोड़ो। जब आपको बोला जाए कि ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब आपने वॉल्यूम घटाना है, ठीक है, और सॉरी आपने वॉल्यूम बढ़ाना है। और जब बोला जाए कि ये वाले कंपाउंड नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं, तो आपने वॉल्यूम घटाना है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ कैसे सकता है, वॉल्यूम तभी बढ़ेगा अगर वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा हो। तो इसमें दो ही चीजें लगेंगी कि अगर पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, या अगर प्रेजेंट था तो उसका बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। और इस केस में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड नया बनेगा, और या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, जिससे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और नेगेटिव डेविएशन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्यों आती है, क्योंकि या तो नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं या टूटते हैं, या स्ट्रॉन्गर बनते हैं या वीकर बनते हैं। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड नेगेटिव डेविएशन के केस में बनते हैं, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव डेविएशन के केस में बनते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से तो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कल मैंने जब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कराई थी तो मैंने एक वर्ड यूज किया था एजियोट्रॉप, और वो मैंने कहा था आपको मैं आगे समझाऊंगी व्हाट आर एजियोट्रॉप। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, मैंने कहा आज मैं पहले समझा दूं फिर राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं पुत्र, जो कि इनको आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर लिक्विड which at a particular temperature behave like a single liquid and boils at a particular temperature. For example, देखो ये पानी है, ठीक है, और ये HCl है, ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, ठीक है, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 है, मुझे नहीं पता कितना है, 110 होगा, ठीक है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन जब मैं इनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाऊंगी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये होता है कि वो मिक्सचर, वो कंसंट्रेशन जिसपे पानी और HCl एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करे, कैसे बिहेव करे, एक सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करे और एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करे। दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है, पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो कंसंट्रेशन है जिसपे दोनों सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करें और दोनों सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करें। ऐसे मिक्सचर जो एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड कंसंट्रेशन पे सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं और सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, उनको क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है।
ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है इनको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनको सेपरेट करने के लिए अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो लिक्विड का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उनको आप सेपरेट करना चाहते हो तो सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से काम नहीं होगा। आपको उन दोनों को सेपरेट करने के लिए एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको इन पे ना एग्जाम्पल आता है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट आप यूज करते हो लैब में, ठीक है, लैब में वो जो लैंप से होते हैं उनमें रेक्टिफाइड स्पिरिट डाली जाती है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, बताओ उसमें क्या क्या होता है। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ 95.5% इथाइल अल्कोहल and 4.43% of 95.57% इथाइल अल्कोहल एंड 4.43% ऑफ वाटर। तो आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट की एग्जैक्ट ये कंसेंट्रेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी कंसेंट्रेशन पे इथाइल अल्कोहल और वाटर डालोगे, इस परसेंटेज पे डालोगे, तभी वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिहेव करेंगे, अदरवाइज वो एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेंगे और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 20.3% ऑफ HCl इन वाटर, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसके अलावा 68.8% ऑफ HNO3 इन वाटर, ये भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। शायद 68% है, 68% ऑफ HNO3 इन वाटर इज एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की याद होनी चाहिए। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? वो लिक्विड जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन फिक्स्ड कंसंट्रेशन पे सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, दैट आर नॉन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, इसके अलावा अब कल हमने बेटा राउल्स लॉ किया था। ठीक है, तो राउल्स लॉ के जो मैंने 2 स्टेटमेंट करवाई थी आपको, एक स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 के बेसिस पे न्यूमेरिकल मैं आज करवा देती हूँ। जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी फिर उस स्टेटमेंट 2 के न्यूमेरिकल उसके साथ करवाऊंगी। तो आज पहले स्टेटमेंट 1 की न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 का न्यूमेरिकल क्या है? पहला, द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल इज 0.8. Vapor pressure of ethyl alcohol is 40 millimeter of mercury. What is the vapor pressure of solution if solution is ideal? देखो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल, इन इट्स सॉल्यूशन विद मिथाइल अल्कोहल is 0.8 is 0.8. Vapor pressure of ethyl alcohol is 40 millimeter of mercury. Vapor pressure of ethyl alcohol is 40 millimeter of mercury. What is vapor pressure of solution if what is vapor pressure of solution if solution is ideal? If solution is ideal. ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है? सिंपली ये दिया हुआ है कि आपको इथाइल अल्कोहल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल, 2 चीजें दे रखी हैं। देखो उन्होंने कहा है सॉल्यूशन इज आइडियल, तो अगर लिखा हो कि सॉल्यूशन आइडियल है मतलब राउल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट लगनी है। दोनों क्या है? आपके वॉलेटाइल लिक्विड है। अगर सॉल्यूशन आइडियल लिखा हो, ठीक है, और वेपर प्रेशर गिवन हो, तो इसका मतलब आपने राउल्स लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करना है। इसका मतलब जो दोनों आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है? वॉलेटाइल है। अब देखो क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या दिया हुआ है आपको? 0.8। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल ये दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को मैं PA मान लेती हूँ, ठीक है, PA मान लेती हूँ।
तो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, 40 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। और पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन पूछा है, मतलब एक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको दे रखा है 0.8, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है 40 मिलीमीटर, और उसका सॉल्यूशन में पूछा है मतलब उसका पीए पूछा है, ठीक है। मतलब एक्स आपको दे रखा है, एक्स ए आपको दे रखा है, इथाइल अल्कोहल को अगर मैं ए मान लूं, एक्स ए आपको दिया हुआ है, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब पीए आपको पूछा है, तो आपने लगा देना है फर्स्ट लॉ के फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वी नो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है जी। पीए आपको निकालना है, पीए नॉट कितना दे रखा है आपको 40 मिलीमीटर, और एक्स कितना दे रखा है 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास पीए आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन आइडियल दिया हुआ है तो आपने कौन सा स्टेटमेंट लगानी है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि आपको बोला है सॉल्यूशन आइडियल है, दो चीज दे रखी है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, उसमें बोला है मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है, एक्स ए दे रखा है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दे रखा है, देखो वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पीए नॉट दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालना है मतलब पीए निकालना है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड कर लेते हैं। बेंजीन एंड टॉल्वीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्वीन लो। अब इस केस में बेटा देखो ये रब कर देती हूँ, बेंजीन एंड टॉल्वीन दे रखे हैं, दोनों बोला है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन तो मतलब राउल्स फर्स्ट लॉ लगाना है, दो चीजें दे रखी है, बेंजीन एंड टॉल्वीन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन से पता लग जाएगा राउल्स फर्स्ट लॉ लगाना है, सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर आर 160 एंड 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लो जी, वेपर प्रेशर दोनों का दे रखा है और निकालना क्या है हमें, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन एंड ऑल्सो कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन। आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन कंटेनिंग, लो मैं तीन पार्ट करवा देती हूँ, सॉरी अगेन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन कंटेनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन्स, पार्ट सेकंड containing equal number of moles of benzene and toluene। चलो दो पार्ट से समझा देती हूँ मैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट रिपीट करती हूँ, इस क्वेश्चन से आपको होपफुली सारा पता लग जाएगा। देखो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है कि पूछा क्या है, बोलते बेंजीन और टॉल्वीन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब राउल्स फर्स्ट लॉ लगना है, ओके। कहता वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन आर दिस एंड दिस, मतलब जो प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर पीए नॉट 160, टॉल्वीन का वेपर प्रेशर पीबी नॉट 60, पार्शियल प्रेशर पीए बेंजीन का निकालना है, पीए टॉल्वीन का निकालना है, कंटेनिंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन फर्स्ट पार्ट, कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन सेकंड पार्ट। इसके ऑल्सो कैलकुलेट लो, मैं आगे भी टोटल प्रेशर, ऑल्सो कैलकुलेट टोटल प्रेशर, सब करवा देती हूँ इसी में। तो सबसे पहले बेटा आपने गिवन लिखना है, देखो दो चीजें आपके पास बेंजीन एंड टॉल्वीन, अब ये क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल होते हैं तो टेंशन नहीं लेनी किसको सॉल्यूट मानना है किसको सॉल्वेंट, आपकी मर्जी है, किसी को सॉल्यूट मान लो किसी को सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वॉलेटाइल है, आइडियल है। तो मैंने बेंजीन को ए मान लिया, टॉल्वीन को बी मान लिया, किसी को सॉल्वेंट मान लो किसी को सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मतलब पीए नॉट दे रखा है 160 मिलीमीटर, ओके। टॉल्वीन का प्योर स्टेट में दे रखा है मतलब 60 मिलीमीटर, ओके। पार्शियल प्रेशर बेंजीन का पीए आपने निकालना है, पार्शियल प्रेशर टॉल्वीन का पीबी आपने निकालना है,
ठीक है। पहला पार्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, कहता है दोनों के इक्विवेलेंट वेट है, तो मैं इसका मास भी 1 ग्राम मान लेती हूँ क्योंकि इक्विवेलेंट है, कुछ भी मान लो। लेट मास ऑफ बेंजीन 1 ग्राम, मास ऑफ टॉल्यूइन 1 ग्राम, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट वेट लिया है 1 ग्राम ले लो, ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स फर्स्ट लॉ पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी किसके बराबर होता है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे पी ए आपको निकालना है, पी ए नॉट आपको दे रखा है 160, पर एक्स ए तो आपको दिया नहीं है, तो एक्स ए कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नहीं दे रखे, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है तो मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए, ठीक है जी। अब देखो मास ऑफ ए भी पता है, मास ऑफ बी भी पता है, पर मोलर मास नहीं दिया, तो आपको खुद पता होना चाहिए टॉल्यूइन होता है ये बेंजीन के ऊपर CH3, इसे कहते हैं टॉल्यूइन। तो जब आप इसके कैलकुलेट करोगे मोलर मास, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो 7 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 8 इंटू 1 ये आ जाएगा 92, तो मोलर मास इसका आ गया 92। सिमिलरली बेंजीन का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे, बेंजीन होता है C6H6, उसका मोलर मास आएगा 78, तो बेंजीन का मोलर मास आएगा 78, इसका मोलर मास आएगा 92। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो बेटा, Pa इज इक्वल टू 160, बेंजीन का मास कितना है 1, मोलर मास 78, बेंजीन का मास कितना है 1, मोलर मास 78, बेंजीन टॉल्यूइन का मास कितना है 1, मोलर मास 92, तो यहाँ से आपके पास Pa आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से Pb आ जाएगा, टॉल्यूइन का मोलर मास 1 मास 1 मोलर मास 92, मास 1 मोलर मास 92, बेंजीन का 1 मोलर मास 78, तो यहाँ से Pb आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया Pa, ये आपके पास आ गया Pb। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर, तो आपको पता है टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, Pa प्लस Pb, जो भी आपका Pa यहाँ से आया है और Pb यहाँ से आया है, उन दोनों को ऐड करोगे आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास इक्वल मास वेट हो बेंजीन और टॉल्यूइन का, तो Pa निकालेंगे, Pb निकालेंगे और टोटल प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट मैंने दिया है कि जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो, यहाँ पे मैंने कहा था इक्विवेलेंट वेट है दोनों का, यहाँ पे मैंने कह दिया इक्वल नंबर ऑफ मोल है दोनों के, तब निकालो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड टोटल प्रेशर। तो जब बेटा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स है तब तो कंसेप्ट ही बहुत सौखा है, ये वाला करने की जरूरत ही नहीं है, लो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। अब आपको WA WB मानने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A भी 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B भी 1, ठीक है। तो Pa क्या आ जाएगा, Pa नॉट इंटू XA, Pa इज इक्वल टू Pa नॉट 160 दे रखा है, XA आपको दिया नहीं तो इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आपको इक्विवेलेंट बोला था तो मैंने 1 अज्यूम कर लिए, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 160 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 80, तो Pa आ गया 80। यहाँ पे भी देख लो, यहीं पे फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए ही है, ये आ गया 60, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 प्लस 1, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 30, तो Pa आ गया 80, Pb आ गया आपके पास 30, तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, Pa प्लस Pb 80 प्लस 30, इट वुड बी 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी।
तो जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं तब तो आपको यहीं पे ही आपका काम खत्म हो जाएगा। जब आपके पास इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है तो आपको मास 1 ग्राम मान के करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जब भी आइडियल सॉल्यूशन दिया हो तो राउल्स की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट निकाल के कर सकते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके अलावा बेटा बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करना। इन केस आपसे नहीं सॉल्व हुए तो कल हम एक आधा और ट्राई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।